ओके, सो न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर दिया था हमने। न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रीवियसली हमने डिकेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अल्फा बीटा गामा डिकेज किस टाइप पे होते हैं। सो रेडियोएक्टिव डिकेज के बारे में हमने बात कर ली थी, उनके काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हुआ था रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी में हमें ये देखना था कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह डिके हो रहा है, मतलब डिके होने पे एग्जैक्टली अमाउंट्स और प्रॉपर डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो हमने बात की थी जो रेट ऑफ डिके होता है वो डिपेंड करता है टोटली कि उस टाइम पे पर्टिकुलरली एटम कितने प्रेजेंट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ लाइक कि सपोज आपके पास सेविंग है कुछ, आपके पास 50 रुपीज़ है तो आप उस अकॉर्डिंग खर्च करोगे, आपके पास 500 है तो आप उस अकॉर्डिंग खर्च करोगे, 5000 है तो उस अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो नेचर है डिसइंटीग्रेशन का वो डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एट एनी टाइम। अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किस टाइम पर कितने नंबर ऑफ एटम्स जा रहे हैं। तो डेल्टा यहाँ पर किस लिए था? ये बता रहा है चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टाइम टेकन। तो ये डेल्टा थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या है? चेंज इन नंबर्स। सो कितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, उस वो डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होती है वो सीधा डिपेंड करती है कि अवेलेबल एटम कितने हैं आपके पास, इस बात पर। तो उस पर बेस्ड हमने जो है एक डेरिवेशन सॉल्व किया कि रेट ऑफ इंटीग्रेशन अगर प्रोपोर्शनल टू एन है, मतलब अवेलेबल एटम्स, तो वहां पर हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया, डीके कांस्टेंट लैम्डा, और उसको हमने सॉल्व किया कि अगर लैम्डा गिवन है तो किस तरीके से नंबर ऑफ अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हम चेक करते हैं। ठीक है, और फिर हमने उसका ग्राफ बात की कि क्या सिचुएशन रहेगी, और हमने ये भी बात की कि अगर कभी दे दे कि अल्फा और बीटा डी के दोनों साथ में हो रहे हैं तो फिर हम किस तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आइडिया सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? जो हमने एक मेजर फॉर्मूला नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स का है वो याद रखना है कि वो जो फॉर्मूला है वो किसका है? नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स है कि कितने रिमेन्स है वहां पर। तो एग्जांपल देख लेते हैं यार कुछ। ये एग्जांपल एक साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले थोड़े से 2-3 पार्ट ही हैं इसमें, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं फिर एक साथ में एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया कि रिमेनिंग एटम होंगे माइनस लेमडा इंटू टी, मतलब एक्सपोनेंशियली कम होंगे फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गए रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, तो एक टर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज हाफ लाइफ। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, और 1/2 स्मॉल में लिख सकते हैं सफिक्स में। इसका मतलब बिल्कुल भी t/2 नहीं है, इसका मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, टी के आगे 1/2। सो इसलिए ये टी हाफ, हाफ लाइफ बोलते हैं इसे, टी हाफ। ओके, तो हाफ लाइफ का अगर सिंपल वर्ड्स देखें क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें 50% अमाउंट ही बचता है। सो द टाइम the time in which the time in which the substance in which the remaining substance is half of the initial value। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टी हाफ। ठीक है,
और देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम टी हाफ के बारे में बात करें। अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या कि ये जो हाफ लाइफ है ये उस एलिमेंट की बदल नहीं सकती है, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, कि इतने टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू का हाफ हो जाता है। मतलब सपोज 100 है, तो मैंने बात की कि लेट्स से इसकी हाफ लाइफ है 2 डेज, तो गारंटी है कि 2 डेज बाद कितना हो जाएगा 50। लेट्स से इवन मैं इसे 500 भी ले लेता, तो आंसर क्या होता 2 डेज बाद 250। क्लियर। तो हाफ लाइफ जो चीज है वो किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, ये याद रखना है कि किसी भी अमाउंट के लिए वैलिड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? दिस इज अ फिक्स्ड टाइम। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम and independent of number of molecules or independent of initial amount। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये समझाना चाह रहा हूं, इफ इनिशियली n naught is 100, so after half life n कितना रिमेनिंग बचेगा 50। सपोज n naught है 500, so after half life n कितना रिमेन बचेगा 250। तो ये हाफ लाइफ जो है वो बदलेगा नहीं, जस्ट उसका काम है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं कि हाफ लाइफ क्या चीज़ है। सो हमें पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब मैं बोलूँ फॉर कि टाइम कितना रख दूं, मैं टाइम को हाफ लाइफ जितना रख दूं, तो क्या होगा, तो रिमेनिंग एटम कितने बचेंगे n नॉट बाई 2। ठीक है, और ये हो गया n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 1/2 और दोनों का लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे तो ये बचेगा ln 1/2, ये बचेगा माइनस लेमडा टी बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा ln ई। 1/2 को 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं और ln ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ln 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी हाफ। अच्छा हाँ, ये टी हमने क्या रख दिया है, टी हाफ जैसा रख दिया है। तो क्या होगा, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली टी हाफ जो होता है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का टी हाफ निकालना है तो सिंपली यू कैन सॉल्व ln 2 बाय लेमडा, और ln 2 की वैल्यू 2.303 इनटू ये 2.303 किसके लिए, लॉग के कन्वर्जन के लिए, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ तो 0.3। सो सॉल्व करेंगे अगर वैल्यू, तो फाइनल आंसर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, ये आ जाता है 0.693 ओवर लेमडा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, अब लेमडा नहीं देगा आपको, लेमडा में से कैसे निकालते हैं, टी हाफ से ही निकाल लेते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है ln 2 बाई टी हाफ। यूजुअली अभी लेमडा आपको देगा नहीं, यूजुअली टी हाफ दे दिया करेगा, तो आपको जरूरत पड़ने पे लेमडा निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा, लॉग की बात कर रहे थे कि लॉग थोड़ा सा, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, थोड़ा आपको लॉग याद रख लेना है, काम आता है। जैसे हम बात करें ln लिखा हुआ है,
ln x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log x। ठीक है, उसमें कुछ से कुछ वैल्यूज हैं। अगर हम बात करें किसकी, ln e, तो e रिलेटेड तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, e की कोई टेंशन नहीं है। अगर हम बात करें log 1 की, तो log 1 क्या होता है 0। अगर हम बात करें log 2 की, तो वो कितना होगा 0.3। log 3 कितना होता है 0.47। log 4 कितना हो जाएगा, तो log 4 अगर सॉल्व करना है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो 2 बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, log 2 का, तो log 4 कितना हो जाएगा फिर 2 टाइम्स ऑफ log 2, मतलब 0.6। log 5 कितना हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं log 10/2, और log a by b क्या होता है log a minus b, सो log 10 minus 0.3, log 10 कितना होता है 1। तो यहाँ पर चाहिए तो log 10 से शुरू कर देते हैं। log 0 की इतनी कुछ, log 1 की वैल्यू की उतनी जरूरत नहीं है 0, log 10 से शुरू करते हैं, तो 10 minus 0.3 कितना हो जाएगा 0.7। तो इतने काफी है। तो इस तरीके से log की वैल्यूज की भी बीच में जरूरत पड़ सकती है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब हमें थोड़ी सी काम की बात देखनी है कि हर समय हमें एक्सपोनेंशियल सॉल्व नहीं करना होता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ हाफ लाइव्स, ओके, तो हाफ लाइव्स का इफेक्ट क्या होता है वो चीज हमें देखना है। तो सपोज इफ, और लेट्स से आफ्टर 5 हाफ लाइव्स, लेट्स से 5 हाफ लाइव्स है, तो क्या होने वाला है 5 हाफ लाइफ के बाद। तो अगर मैं बात करूं कि इनिशियली लेट्स से 100% मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स है, सो आफ्टर 1 हाफ लाइफ, मतलब t इज इक्वल टू हाउ मच, t हाफ जितने टाइम के बाद कितना बचेगा वो रिमेनिंग 50%। हाँ, अभी होता क्या है कि हमेशा जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो रिमेनिंग को लेके ही होता है। मतलब अभी अगर 10% 100% था और वो 50% हो गया, तो नेक्स्ट उसमें कितना होगा वो 25%। बट अभी टाइम कितना यूज हो गया, नेक्स्ट टी हाफ यूज हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 टी हाफ। ठीक है, या इस तरीके से ही लिखे, टाइम अभी भी कितना लग रहा है टी हाफ टाइम, लेकिन अगर हम इनिशियल से देखेंगे तो यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, t इज इक्वल टू 2 टी हाफ। ओके, 25 के बाद अगर फिर देखेंगे तो फिर 50% डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एक टी हाफ बाद, कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि टी हाफ का आपको याद रखना है कि अगर वो 12.5% बचा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, सीधे क्या बोल देना है 3 टाइम्स। यस, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ हमारा आंसर होगा। ठीक है, 12.5 के बाद और कितना कम, ये परसेंटेज सारे याद रखने हैं। 12.5 के बाद और एक बार हुआ तो कितना हो जाएगा 6.25। ठीक है, कितना हो जाएगा 6.25। इसके बाद एक और हाफ लाइफ, ओके, सो आफ्टर 1 मोर हाफ लाइफ कितना बचेगा लास्ट, इसका भी हाफ कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.125। क्लियर, हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से स्टेप्स चलते रहेंगे कि कितने हाफ लाइफ्स हो रहा है, हर बार हाफ लाइफ के बाद ये हाफ होता जाएगा, ये हमें कंसिडर करना है। तो मैंने ये समझाया कि आपको
ये एटलीस्ट याद रखना है, इतना सिनेरियो आपको क्या करना है, याद रखना है कि कितने टी हाफ लाइफ बाद कम हो जाएगा। तो एटलीस्ट 5 टी हाफ का आपको माइंड में रखना है कि रिमेनिंग कितना बच रहा है। ठीक, अच्छा अगर हम सीधे बात कर ले कि लेट्स से n टी हाफ लाइफ्स हो गई हैं तो क्या होगा। सो डायरेक्टली बात कर लेते हैं, आफ्टर n हाफ लाइव्स, n अगर हाफ लाइव्स हो गई हैं तो क्या होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे चाहिए कि n हाफ लाइव्स देखना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब n हाफ लाइफ मतलब टोटल टाइम कितना है, इट इज n टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। और लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है कि कितने हाफ लाइव्स होंगे। तो अगर n एक फिक्स नंबर आ जाता है तो काम काफी बन जाता है, मतलब n क्या हो जाता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, और अगर ऐसा करने पर n एक फिक्स वैल्यू आ जाता है तो हमारा काम बन जाता है। n एक अगर इंटीजर है, मतलब देखें सपोज मैं बोल रहा हूँ किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की टी हाफ लाइफ है 20 डेज। ठीक, व्हाट विल हैपन आफ्टर 100 डेज, बताओ। तो इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई हैं यहाँ पर, 5। सो नाउ यू नो कितना परसेंट रिमेनिंग होगा, 3.125% रिमेनिंग होगा। तो मुझे लगता है अभी आपको आइडिया आ गया ये चीज। सोचो मैं बोलूँ व्हाट विल हैपन आफ्टर 75 डेज, तो कितने हाफ लाइव्स हो गए। ओके, हाँ, तो ये बेकार है, अब कुछ काम का नहीं है। तो काम का कब रहेगा ये, व्हेन n इज इंटीजर। तो ये यूजफुल है it is useful when n is integer। मतलब आपको पता है कि एग्जैक्ट कितनी हाफ लाइव्स हो गई हैं, तो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि हो क्या रहा है, लेट्स से आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, लेट्स से फर्स्ट हाफ लाइफ कितना रिमेनिंग बचेगा, n नॉट बाई 2। ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ कितना बचेगा, ये जो नया n होगा वो कितना होगा, लेट्स से पहले था n1 वन हाफ लाइफ के बाद, नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, रिमेनिंग जो भी है उसका हाफ। तो रिमेनिंग कितना था, n/2 था, उसका भी हाफ, ये हो जाएगा। तो लाइक थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद और क्या हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, n2 का भी हाफ हो जाएगा। सो बेसिकली n0/2 इंटू 1/2 इंटू 1 more 1/2। तो अगर बेसिकली सिंपल सी बात है, 3 मतलब 3 बार 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर nth हाफ लाइफ अगर मैं बोलूं तो कितना रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो आप समझ गए रिमेनिंग कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा n0 इंटू 1/2 टू द पावर n। इतने टाइम्स जो है 1/2 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, तो ये बात कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन रही कि इतना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या n रिमेनिंग लिख सकते हैं, n0/2 टू द पावर n। जितने हाफ लाइफ होंगे उतने बार 2 का हमें डिवाइड कर देना है, ये होगा क्या, रिमेनिंग एटम। इसलिए हम बोल रहे थे कि हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, रिमेनिंग। अच्छा, अगर फ्रैक्शन में पूछ लिया है तो n/n0 मतलब बताना है। तो अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शन रिमेंड, फ्रैक्शन रिमेंड कितना फ्रैक्शन बचा, और बेसिकली फ्रैक्शन रिमेंड मतलब परसेंटेज वाला। तो इसका मतलब क्या पूछा है, n/n0। तो वो क्या हो जाता है, कितना फ्रैक्शन बचेगा,
So it is 1/2 to the power n. And फ्रैक्शन डिकेड अगर पूछे तो मुझे पता है कि इतना रिमेन बच रहा है, तो डिके कितना हो गया, टोटल माइनस दिस मच। ठीक है, सो टोटल फ्रैक्शन कितना कंसिडर करते हैं, ये मैं लिख सकता हूँ n नॉट माइनस n, ये हो गया टोटल डिके कितना हुआ, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन चाहिए तो इसे क्या करेंगे, n नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली क्या आने वाला है, 1 माइनस जो फ्रैक्शन हमारा डिके हुआ है 1/2 टू द पावर n। तो सिंपल वे पे अगर लेट से 75% डिके हुआ है तो रिमेनिंग कितना हुआ, 25%। सेम गोज विद द फ्रैक्शन, सपोज अगर फ्रैक्शन रिमेन्ड है कितना है, लेट से वो 8/17 फ्रैक्शन रिमेन्ड है, ओके, तो इसका मतलब डिके कितना हो गया, 1 माइनस 8/17। इतना जो है परसेंटेज या इतना फ्रैक्शन क्या होगा, डिकेड कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे लगता है हाफ लाइफ सबको समझ आ गया कि हाफ लाइफ के काम क्या है। हाफ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये कि अगर वो नंबर फिक्स आ जाता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर मैं बात करूं कि लेट से 10 टू द पावर 25 एटम्स हैं और उनका हाफ लाइफ है 30 डेज, ठीक है, तो आपको बताना व्हाट विल हैपन आफ्टर 100 डेज। क्या हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा क्या, नहीं। क्या भाई हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा क्या, नहीं। अगर इसे मैं 120 डेज कर दूं तो काम आ जाएगा कितना, 4 हाफ, यस। तो इसका मतलब रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर 4 का डिवाइड। क्लियर, आइडिया समझ आया कि हाफ लाइफ को कब यूज करना है। क्वेश्चन के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि अभी एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करा दूंगा कि हाफ लाइफ दिया है तो कैसे करते हैं, अगर नहीं दिया है तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो वो टेंशन नहीं लेना है। बट ये बताना है पहले हाफ लाइफ अच्छे से समझ आ गया या नहीं। हाँ सर। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ हो गया हमारा, इसके बाद है एवरेज लाइफ। ओके, इसका ज्यादा ऐसा कुछ यूज नहीं है, कभी अलग से ही पूछ लेता है। एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो इसका कुछ यूज नहीं है ऐसा खास, लेकिन पूछ लिया जाता है एवरेज लाइफ क्या है। तो एवरेज लाइफ देखिए कैसे डिफाइन है, आप फील करेंगे एवरेज लाइफ कैसे डिफाइन है। मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर मैं रेज कर देने वाला हूं, आप समझे। एवरेज लाइफ मतलब ये है कि सपोज टी हाफ है, टी हाफ इज इक्वल टू लेट से 1 डे, तो इसका मतलब फिर 50 बचेगा, फिर नेक्स्ट डे कितना बचेगा 25, नेक्स्ट डे 12.5, लाइकवाइज 6.25। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि देखें कि ये जो 50 एलिमेंट है वो कितनी दिन तक सरवाइव किए, n इज इक्वल टू 50 ने सरवाइव किया कितना, लाइफ इनकी कितनी थी 1 डे, सो ये सरवाइव किए हैं पूरा 1 दिन तक, ठीक। लेकिन अगर मैं इनको देखूं, इनको नहीं, इधर के n इज इक्वल टू 25, इन्होंने कितने दिन सरवाइव किया, 1 डे। नहीं, ये तो स्टार्ट से ही पड़े हैं ना, हाँ, चले गए। लेकिन जो ये 25 बचे हैं इन्होंने कितना डेज सरवाइव किया है, 2 डेज। इनकी बात करते हैं, n इज इक्वल टू कितने 12.5। अच्छा, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ऐसा n इज इक्वल टू 12.5 नहीं रहता, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सीधा 10 टू द पावर इस रेंज में रहते हैं। आप समझ रहे हो ना, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम अगर मैं देखूं तो क्या निकालेंगे, पहले मोल, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर, फिर उसके बाद एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई। तो देख रहे हो 10 टू द पावर 23 एटम्स इस रेंज में होंगे, तो इसलिए फ्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनकी लाइफ कितनी थी? 3 डेज। तो ऐसे करके अगर मैं देखूं, अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कितने दिन जिए, सो एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स। ओके, मतलब क्या हुआ कि एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, n इंटू लाइफ डिवाइडेड बाई टोटल n। समझ आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मुझे चाहिए टाउ, तो टाउ क्या हो जाएगा, n इंटू और समेशन ऑफ n इंटू लाइफ अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल n। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 50 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 2 प्लस 12.5 इंटू 3 लाइकवाइज डिवाइडेड बाई 100। डन। ओके, तो प्रॉब्लम देखिएगा कि ये 50 है, ये 50 हुआ, ये मतलब 50 से कम आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अब सारी वैल्यूज कम आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों मिल गए, कितना आ गया 1 प्लस बाकी सबको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाती है, सीरीज छोटी होती जाती है। ये सीरीज कभी भी 2 तक नहीं पहुंच पाती है, 1 और 2 के बीच में ही रह जाता है पूरा एवरेज। तो ये मैथमेटिकल था, मैं आपको जस्ट समझा रहा था कि एवरेज जब हम देखते हैं तो इवन टू टी हाफ लाइफ जितना भी नहीं हो पाता है एवरेज। एवरेज 1 से थोड़ा ज्यादा हाफ लाइफ तक ही होता है। क्यों? क्योंकि एटम 50% पहले डिके हो गए ना, तो नंबर ऑफ एटम्स बहुत ही कम बच रहे हैं, इसलिए। तो ये जो एक्सप्लेन था ये मैंने जस्ट आपको समझाया है। तो अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पर कि एग्जैक्टली एवरेज लाइफ कैसे डिफाइन है, सो आई विल से एवरेज लाइफ ये डिफाइन है कि ईच एटम कितना टाइम तक सरवाइव किया, लाइफ ऑफ ईच एटम, ठीक है, अपॉन इनका सबका क्या करेंगे, समेशन। लाइफ ऑफ ईच एटम का क्या है, हमें सम अप करना है कि ईच एटम का जो है लाइफ कितना है, अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। तो ये चीज हो जाता है हमारा हाफ लाइफ। इसे इंटीग्रल फॉर्मेट में अगर लिखें तो लाइफ ऑफ ईच एटम मैंने बताया क्या, नंबर ऑफ एटम्स इनटू कितने टाइम तक वो सरवाइव किए। तो इसका मतलब इसे डीएनआर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरवाइव किए टाइम टी तक, और इसे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय टोटल एटम, कितना है वो, एन नॉट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं क्या, कि सपोज एन नॉट है कितना, सॉरी एन कितना है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये सिचुएशन है, हमें क्या चाहिए, डीएन। सो डीएन कितना हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो लेमडा क्या होगा, बाहर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन नॉट लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो इसे अगर हम इस डीएन को यहाँ पर यूज कर दें तो ये जो लाइफ है ये एक्चुअली डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो अगर हम इसे कंसिडर करें तो एक हमें नेगेटिव लेके चलना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो चेंज है वो डिके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, और ये डीएन की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर? ये हो गया डीएन। ठीक, अच्छा हमने डिफरेंशिएट किया डीएन बाई डी टी, सॉल्व किया है डीएन बाई डी टी। तो सिर्फ अगर हम डीएन लिखना चाहते हैं तो फिर डी टी उधर आएगा, तो dn बाई डी टी किया हमने, सो दिस इंटू डी टी,
ये सिचुएशन हो गई हमारी। इंटू टी तो है ही हमारे पास एक, डिवाइड बाई एन नॉट। तो एन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा से तो कोई टेंशन नहीं, लेमडा बाहर आ गया, 0 टू इनफाइनाइट। और इंटीग्रेशन किसका होगा, टी इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी डी टी। ठीक है, तो अब आप समझ गए, जो मैथ वाले हैं उनको तुरंत समझ आ गया कि इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे और बाई पार्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर देंगे। समझ आया भाई, इसमें किसी को कोई डाउट क्या? नहीं सर। ओके, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम काम की बात कर लेते हैं, हमें मैथ नहीं सीखनी इतनी ज़्यादा यहाँ पर। हम सीधे सी बात करेंगे कि जो रिजल्ट आता है वो 1/λ² आता है। ठीक है, तो एक लेमडा से सॉल्व होने के बाद हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, सॉरी एवरेज लाइफ, दिस विल बी 1/λ। तो ये बड़ा फॉर्मूला बन जाता है एवरेज लाइफ का, क्या, 1/λ। अच्छा याद है 1/λ को हम टी हाफ के टर्म्स में भी लिखते हैं, अभी बताया था। लेमडा को क्या लिख सकते हैं, 0.693 ln2, हाँ 0.693, उसे वो वैल्यू किसकी, ln2 की, डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो ये भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/ln2 इंटू टी हाफ, ये भी रह जाता है। ठीक है, तो ये टी हाफ की दोनों चीजें हैं, ये काम की तो है ही, ये तो काम की है, प्लस ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, टॉर्क इसको टाउ को हम इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ कैसे लिख सकते हैं, ये चीज। ओके, तो इसका मतलब 1/ln2, ये ln2 की वैल्यू कितनी है, 0.693। 1/ln2 को अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू जो आती है वो हम याद कर सकते हैं, वैल्यू आती है 1.44। तो देख रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा था कि एवरेज लाइफ जो होती है वो 2 तक भी नहीं पहुंचती है, इवन 1.5 तक भी नहीं पहुंचती है, 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ रहती है। ओके, चले, तो दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। फिर से मैं बता रहा हूँ, एवरेज लाइफ पे ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, एवरेज लाइफ सिर्फ जरूरत पड़ सकती है लेमडा निकालने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेमडा हो जाएगा क्या, 1/टाउ ना, 1/एवरेज लाइफ, या फिर ln2/टी हाफ। तो अगर टाउ दिया है तो भी लेमडा निकाल सकते हैं, टी हाफ दिया है तब भी लेमडा निकाल सकते हैं। तो ये पर्पज एक अच्छा रहता है कि एवरेज लाइफ का क्या यूज है, एवरेज लाइफ का बस इसी में काम आ सकता है। तो यहां तक दोनों चीजें समझ आई, हाफ लाइफ हमने देखा और एवरेज लाइफ हमने देखा। ठीक है, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है, इसका यूज कब आता है बताते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक्टिविटी मतलब क्या है, एक्टिविटी मतलब है वही कि किस अमाउंट से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्टिविटी क्या होती है कि कितना एक्टिव डिके हो रहा है, कितना फास्ट डिके हो रहा है, मतलब क्या है ये, इट इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, it is the number of disintegration per unit time। मतलब बेसिकली क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ही है। तो वो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt हमने लिखा था वो एक्चुअली में क्या है, वो है एक्टिविटी। ठीक है, सो इट इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसका मतलब एक्टिविटी को मैं डिफाइन करूं तो एक्टिविटी कैसे डिफाइन है, इट इज डिफाइंड बाय
नंबर ऑफ एटम कितने चेंज हुए अपॉन टाइम कितना लगा, ठीक है। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड पे बोले तो इट इज नथिंग बट dN/dt, ठीक है। ये हुआ एक्टिविटी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये एक्टिविटी थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी दे देता है, कुछ बुक्स में एक्टिविटी को आर से भी करता है रिप्रेजेंट। टेंशन नहीं ले लेना है कि मैंने कुछ और लिखा दिया है, मैंने एक्टिविटी ए से रिप्रेजेंट किया है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ए रिप्रेजेंट करता है, कुछ बुक्स में आर भी करता है, तो टेंशन नहीं लेने लगना है। अच्छा, अभी काम की बात ये कर रहा था मैं कि कई बार क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी देता है, लेकिन हमें क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है, लेमडा से और टी हाफ से। रेडियो एक्टिविटी में कोई एक चीज अगर आपको पता है तो तीनों चीज रिलेटेड है, पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो। क्या, अगर लेमडा पता है तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ln2 बाई लेमडा। अगर टी हाफ पता है तो पहले, अगर लेमडा पता है तो टी हाफ भी पता है और एवरेज लाइफ भी पता चल गई। एवरेज लाइफ हो जाएगी 1 बाई लेमडा और टी हाफ हो जाएगा ln2 बाई लेमडा। अगर टी हाफ पता है तो फिर ये दोनों पता चल जाएंगे, या फिर टाउ पता है तो ये दोनों पता चल जाएंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि तीनों में से कोई एक चीज पता होगा तो बाकी रिमेनिंग पता चल जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक नया टर्म ऐड होता है एक्टिविटी, तो इसका मतलब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि लेमडा टी हाफ टाउ, और एक नया टर्म आ जाता है एक्टिविटी। कोई भी दिया है आपको तो आप बाकी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ये काम है। तो एक्टिविटी का यूज ये है कि अगर कभी ए दे दिया तो हमें तो क्वेश्चन किसके टर्म्स में सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन लेमडा के टर्म्स में सॉल्व करना है, तो हम वैसा कन्वर्ट करके और फिर सॉल्विंग कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी से। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना चाहिए एक्टिविटी फाइंड करने के लिए, डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा n नॉट और बाहर लेमडा आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, फिर से एक चीज और, एक्चुअल अगर देखें तो ये डेल्टा एन कैसा है, नेगेटिव है। तो ये थोड़ा सा मान के चल सकते हैं क्योंकि फाइनल एक्टिविटी पॉजिटिव ही दिखाई जाती है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं डेल्टा एन में। तो टेंशन नहीं लेना है, इसमें कुछ बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं रहेगी। सिंपल सा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि रेट को हम, बिकॉज वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसलिए नेगेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस dN/dt इज इक्वल टू n नॉट लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक। अच्छा, ये माइनस dN/dt क्या है, एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास n नॉट लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम देखेंगे, एक प्रॉब्लम समझेंगे, क्या कि ये जो एक्टिविटी है, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात करें अगर हम, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन ये लैम्डा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो देखो ये भी तो एक्सपोनेंशियली डिके ही हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि वो जो डिके रेट है वो भी टाइम टू टाइम स्लो होता जाएगा। मतलब मैंने बात की कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं, लेकिन वो कितना फास्ट हो रहे हैं वो भी कम होता जा रहा है। कैसे, स्लोप, पहले स्लोप क्या था, ज्यादा था, फिर स्लोप कम, फिर स्लोप और कम होता जा रहा है। तो बेसिकली स्लोप भी कैसे कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली स्लोप भी कम होता जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो भी एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कम हो ही रहे हैं, प्लस वो कितना फास्ट डिसइंटीग्रेट होंगे वो भी कम हो रहे हैं। तो दोनों चीजें समझ आ गई हैं सबको। मैं क्या बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है और उनका जो स्लोप है, स्लोप मतलब एक्टिविटी है,
वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द इनिशियल एक्टिविटी? इनिशियली अगर बिल्कुल भी कुछ भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तो ये जो टर्म है एन नॉट इंटू लेमडा, ये बन जाता है हमारा इनिशियल एक्टिविटी। क्लियर? सो वेयर और मैक्सिमम एक्टिविटी बोलते हैं इसे ए नॉट। ओके, सो लेट्स सी वेयर ए नॉट इज इनिशियल एक्टिविटी and which is equal to n naught into lambda। तो बेसिकली हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, a is equal to a naught e to the power minus lambda t। सो सेम जैसे डिके कम होता है एग्जैक्टली एक्टिविटी भी कम होती जाती है। एक्टिविटी भी कैसा होता जाता है, उसके अकॉर्डिंग कम होता जाता है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो रहे हैं और उसका डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ फेमस यूनिट्स होते हैं। ओके, तो पहला होगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, तो मतलब इसका यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इसके फेमस यूनिट्स हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कैसे लिखते हैं इसे, डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इसके बाद होता है क्यूरी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की स्टार्टिंग ही मैडम क्यूरी से हुई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CI से, क्यूरी। इसके बाद रहता है रदरफोर्ड, ये सारे इसके यूनिट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल RD से। ठीक है, एक और होता है बैकरल। ठीक है, सो तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, बैकरल। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को ही बोलते हैं बैकरल। ओके, सो बैकरल। ओके, तो ये हो गया। इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन एकदम इजी वाला है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो रिलेशन है वन, जो बैकरल है वो क्या यूनिट है, वो डीपीएस ही है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वन बैकरल, मतलब ये मेन हो गया टाइप पे। ठीक है, फिर वन रदरफोर्ड जो होता है वो होता है 10⁶ बैकरल और डीपीएस। और वन जो क्यूरी होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल और डीपीएस। ठीक है, तो ये तीनों में रिलेशन रहता है एक्टिविटी में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्टिविटी का एसेंस आपको ये समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, बट जो उनका रेट है, रेट मतलब उनका जो स्लोप है वो भी कैसे डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। वो वैल्यू जो है उसकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो बताए, किसी को डाउट है यार इसमें, ये समझ आ गया सारा? ओके, एक्टिविटी का मैं मेन यही बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी सिर्फ इसके काम में आता है, आपको एक्टिविटी देख के कुछ और चीजें पूछ सकता है बस। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी को एट एनी टाइम, ये देखो n इंटू लेमडा ही लिखा हुआ है ना, तो ये भी याद रखना, मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ कि एक्टिविटी को किसी भी टाइम पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू लेमडा।
मतलब n इंटू लेमडा क्या हो जाता है कि एक्टिविटी उस समय रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो ये क्या है, एटम्स रिमेन्ड। तो एक्टिविटी जो है एटम्स रिमेन्ड पे ही डिपेंड करती है, लेमडा इंटू एन लिख सकते हैं कभी भी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, किस काम में एक्टिविटी आता है, लेमडा निकालने के। क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बाई एन, ठीक है। और लेमडा ही हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं कि सपोज एक्टिविटी है इसका एक्स, तो कुछ टाइम बाद कितना बचेगा, तो बेसिकली आप एक्स बाई एन को मेंटेन करके रख सकते हो। और वहां पे जो लिखते हैं ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, वहां पे लेमडा की जगह पे एक्स बाई एन यूज कर सकते हो। ये काम है मेन इसका। और बाकी फिजिकल जो पार्ट है इसका, लॉजिकल, वो मैंने बता दिया कि एन का क्या है, ये स्लोप है। तो उसके बेसिस पे ही हम काम करते हैं, किस पे, एक्टिविटी पे। ओके, एक्टिविटी के बाद बात करें अगर, तो लेट्स से कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब सपोज एक एलिमेंट है और उससे डिसइंटीग्रेशन के बाद भी दूसरा एलिमेंट रेडियो एक्टिव ही हो गया, तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये देख के रखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये हो गया हमारा सक्सेसिव इंटीग्रेशन और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज एक एलिमेंट है ए, तो ए रेडियो एक्टिव है। अच्छा, रेडियो एक्टिव है, तो इसका मतलब ये बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट से ए से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है कुछ बी, ये हो गया हमारा बी। अब ये जो बी है, सोचो ये स्टेबल नहीं है, ये भी क्या निकल जाए, रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब ये होगा कि बी भी कन्वर्ट हो जाएगा ना किसी अदर एलिमेंट में, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन रेट जरूरी थोड़े ना है कि दोनों की सेम हो, भाई ए की कुछ और हो सकती है, बी की कुछ और हो सकती है। पॉइंट समझ आया। तो दोनों अगर रेडियो एक्टिव हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एट टी जीरो, लेट से ए के कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं, अगर एट टी जीरो अगर हम बात करना चाहते हैं, लेट से लिख देते हैं, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। तो टी जीरो पर लेट से अभी ए के पास एन नॉट मॉलिक्यूल्स है, बी के पास नहीं है, लेकिन एट टाइम टी, ठीक है, लेट से एट टाइम टी, कुछ टाइम टी बाद क्या हो जाएगा, ए के मॉलिक्यूल कितने बचेंगे, एन ए, रिमेनिंग हो जाएगा एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए की डिसइंटीग्रेशन कितनी रेट है, लेमडा ए, और बी की डिसइंटीग्रेशन रेट कितनी है, लेमडा बी, ठीक। तो ये बताओ आप, बी कितना बचेगा आफ्टर दैट टाइम, बी कितना होगा, एन बी, ये पूछा जाता है। समझ आया क्या पूछा जाता है, कि आफ्टर दैट टाइम बी कितना बचेगा। तो यार आराम से समझाता हूँ, एक एक लाइन में समझ में आ जाएगा। सोचो पहले ए था 100, कन्वर्ट हुआ बी में, कन्वर्ट हुआ बी में, लेट से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी ये रिमेनिंग बचा लेट से 60, कितना कन्वर्ट हो गया, 40 कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब बी कितने बन जाएंगे, 40। अच्छा, अब सोचो जरूरी थोड़े ना है कि बी पूरा फास्ट कन्वर्ट होगा, इतने टाइम पे अगर बी कन्वर्ट हुआ कितना, 30, तो रिमेन कितना हो गया बी, 10 ना। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं कि कितना बी बचेगा, तो भाई कितना बन रहा है और फिर से कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, समझ आया क्या। तो बी कितना बचेगा मतलब क्या होगा,
कितना बी बन रहा है और कितना बी डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्लियर? तो मैं यहां पर बात करूंगा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना रेट से फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। ओके, तो अब सोचने वाली बात है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? बी का फॉर्मेशन, हाँ, ए पे, कि ए कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मतलब dN/dt ऑफ बी वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए पे, सॉरी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस सेम चीज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। तो ये सिचुएशन हो गई कि ए और बी कितना डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन तो अभी हमें डायरेक्टली पता है ना, dN/dt को क्या लिख सकते हैं? एक्टिविटी लिख सकते हैं ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और फॉर्मेशन क्या है? इनडायरेक्टली एक्टिविटी है ना, अभी यहाँ पे बताया ना। क्लियर? सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है एग्जैक्टली? dN/dt क्या है? एक्टिविटी, और एक्टिविटी को क्या लिख सकते हैं? n इंटू लैम्डा करके। तो इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्टिविटी ऑफ ए माइनस एक्टिविटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की एक्टिविटीज का फॉर्मूला लिख दे, dN/dt ऑफ बी, एक्टिविटी ऑफ बी। सो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अगर एक्टिविटी का फॉर्मूला देखे तो वो क्या है अपना? लेमडा इनटू एन ऑफ दैट टाइम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेमडा ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए। ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा? लेमडा ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ बी कितना बचा, मतलब कितना था एट दैट इंस्टेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ए का डिके होने के बाद ही तो क्या बचा था? बी बचा हुआ था ना। तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमें बी फाइंड करना है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। dN/dt और एन बी है, ये क्या है? एन बी। तो इसको अपने साथ लिख लेते हैं। सो माइनस हो गया ये लेमडा बी इंटू एन बी, और ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये माइनस इधर प्लस में आ गया और ये हो गया माइनस। माइनस कितना हो गया, इसे सॉल्व कर ले। सो एन ए की वैल्यू हमें पता है। सो लेमडा ए इंटू एन ए कितना है? एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा ए इंटू टी। ठीक है, ये हो गया 0। तो अब देखो ये कैसी इक्वेशन बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। इट इज लाइक dx/dt प्लस kx। दिख रहा है ना, इसे मैं x रीड कर रहा हूं। क्लियर? प्लस इसमें कुछ x है क्या? नहीं। सो लेट्स से प्लस कुछ है और कांस्टेंट b। कुछ याद आ रही है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन? चले कोई बात नहीं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें d/dx होता है, x होता है और एक नंबर होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बराबर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमें सॉल्विंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स कर सकते हो, उतना कुछ इशू नहीं है। बट
डायरेक्टली मैं आंसर आपको लिखता हूँ कि फाइनली अगर इस इक्वेशन को कंप्रेस करके सॉल्व करें, मतलब कैसे, इस पे मल्टीप्लाई करें और अरेंज करके dn/dt को अलग अलग लिखें, n को सिर्फ इसके साथ लिखें, dt को उस तरफ लेके जाएं और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हम लिख देते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आंसर क्या आता है आफ्टर सॉल्विंग। और आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको ये वाला सिनेरियो याद रखना है ये, कि इस केस में जब सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है तो सेकंड एलिमेंट का कितना बचा रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्ट, वो हमें याद रखना होता है। तो बी कितना फॉर्म हो रहा है नेट में, ये क्या है, नेट फॉर्मेशन ऑफ बी, कि बी कितना, बी एलिमेंट कितना फॉर्म रहेगा, तो वो होगा टोटल एन नॉट इनटू lambda a upon lambda b minus a इनटू कितने टाइम बाद पूछेगा, तो दोनों का एक्सपोनेंशियल जो डिके है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। e⁻ lambda a इंटू टी माइनस e⁻ lambda b इंटू टी। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा आता है आउट कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखे हुआ क्या, हमें पता था कि a पहले था n नॉट, b 0 था, फिर हुआ क्या, n नॉट डिके होने लग गया, na डिके होने लग गया, और ये देखने लग गए कि कितना वहां पर b बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्विंग स्टार्ट की और ये बताया कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे रहेगा। ठीक, तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट अभी होना नहीं चाहिए। आपको याद ही रखना है फॉर्मूला तो बेटर रहेगा, याद रखोगे तो जल्दी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, चले इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि इससे कंक्लूजन क्या निकलने वाला है एग्जैक्टली। क्या कि अगर मैं t0 रख दूं इस इक्वेशन में, तो t0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये वैल्यू 1, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो एट t इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन में क्या आ जाएगा nb, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल सही है, t0 पर nb एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर बाकी ग्राफ बना इसका, तो बाकी ग्राफ इस तरीके से बनेगा, Na जो है, Na तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिके होगा Na। ठीक है, पहले कितना था, n नॉट था और डिके होगा, लेकिन nb का क्या होगा देखें। देखिए अभी फील करें nb के बारे में क्या होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला भूल जाए अगर, तब भी आप फील याद रख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जैक्टली हो रहा है। सोचो पहले 100 था, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा बी में, लेट से 5 कन्वर्ट हुआ, क्या लगता है अगर बी के मॉलिक्यूल 5 है तो क्या ये डिसइंटीग्रेट फास्ट हो पाएगा क्या, नहीं, कैसा डिसइंटीग्रेट होगा, स्लो होगा। लेकिन सोचो ये डिसइंटीग्रेट होते होते ये 50 पहुंच गया, 60 पहुंच गया, तो अब डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, फास्ट। तो इसका मतलब ये है कि पहले रिमेनिंग क्या होगा, पहले रिमेन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो गए डिसइंटीग्रेशन भी फास्ट होगा। अच्छा, फास्ट होने की प्रॉब्लम ये है कि ये जो ए से फॉर्म हो रहा था, पहले फास्ट फॉर्म हो रहा था, क्यों, क्योंकि ए के पास ऑलरेडी थे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, ए भी तो कम हो गया ना, इसका जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर रिमेनिंग कम हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो। तो देखो फॉर्मेशन स्लो हो रहा है लेकिन डिके फास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रिमेनिंग क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बता ये प्रोसेस समझ आया या नहीं, फिर से एक बार, 100 था, लेट से 5 कन्वर्ट हुआ, तो
बिकॉज रिमेनिंग ज्यादा है इसलिए फास्ट कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, कम है, तो स्लो कन्वर्ट हुआ। अब धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते रिमेनिंग कम बचेगा ना, कम बचेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो। लेकिन यहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि पहले प्रोसेस स्लो थी, तो अब ये फास्ट होने लगेगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इतनी कम है और ये वाली रेट ज्यादा हो गई है, इसलिए वो वापस से डिक्रीज होने लगा। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, मैं ये चीज लिखा नहीं रहा हूं, आप समझ गए इस चीज को प्रॉपर। तो इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि पहले फॉर्म होता है और फिर डिक्रीज। क्लियर? मतलब यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बी देखने को मिलता है। समझ आया? सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन पर सबसे ज्यादा बी जब आएगा तब हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो है वो सेम है। क्लियर? तो ये इक्विलिब्रियम किस बात पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पे, मतलब एक्टिविटी किसका कितना ज्यादा है। तो इसका मतलब इस जोन में, इस पूरे जोन में बात करूं, किसकी एक्टिविटी ज्यादा थी, एक्टिविटी ऑफ ए वाज ग्रेटर देन एक्टिविटी ऑफ बी। यार समझ आया ये चीज? इसका मतलब क्या है कि लेमडा ऑफ ए एंड एन ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी। यहां तक। बाद में क्या हो रहा है, बाद में बी का रेट जो है एक्टिविटी वो फास्ट हो गया है किससे, ए से। इसका मतलब लेमडा बी इंटू एन बी ये ज्यादा हो गया किससे, लेमडा ए इंटू एन ए से। तो एकदम मैक्स इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगा, व्हेन लेमडा ए इंटू एन ए इज इक्वल टू लेमडा बी इंटू एन बी। बता, इसमें किसी को कोई डाउट, ये समझ आया या नहीं, ये पॉइंट समझ आया? ओके, सो दिस थिंग इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए एक्टिविटी। उस केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। मतलब कब, व्हेन लेमडा ए इंटू एन ए मस्ट मैच लेमडा बी इंटू एन बी, दैट विल बी कॉल्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है? मतलब एट एनी इंस्टेंट अगर मैं ये बोलूं, इफ लेट्स से यहाँ पर कोई एलिमेंट है, लेट्स से एक्स वाई जेड ले लेते हैं, लेट्स से एक्स है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है वाई में और ये कन्वर्ट हो रहा है जेड में, और जेड स्टेबल है। तो लेट्स से यहाँ पर लेमडा एक्स है कुछ, इससे कन्वर्ट हो रहा है, और ये लेमडा वाई से कन्वर्ट हो रहा है। तो एट एनी टाइम अगर इसके पास मॉलिक्यूल बचे हैं n1 और इसके पास मॉलिक्यूल बचे हैं n2, लेट्स से इसको मान लेते हैं लेमडा 1 लेमडा 2। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा, फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन होनी चाहिए, इसके जितने मॉलिक्यूल बचे हैं इनटू लेमडा 1 मस्ट मैच n2 लेमडा 2। ओके, तो इक्विलिब्रियम वाला आंसर याद रहेगा सबको? हाँ सर। तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हेन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब n2 कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, और बाद में हम n2 निकाल लेंगे कि कितना रिमेनिंग होगा। तो ये पूछा जाता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ n2 द इक्विलिब्रियम विल बी देयर। तो n2 की यहाँ से वैल्यू निकाल के फिर टाइम निकाल लेते हैं कि कितनी देर में वो टाइम रहेगा।
तो मुझे लगता है यार यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गई होंगी काफी सारी चीजें। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियो एक्टिव में। अभी इसके बाद कुछ चीजें हमारी बाकी हैं, लाइक थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट मतलब ये वाला सारी चीजें, क्या न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये सारी चीजें हमारी 2-3 बाकी हैं। तो इनको हम आराम से नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी बेस्ड डिस्कशन किया हुआ है। तो हाफ लाइफ से लेके यहाँ तक इक्विलिब्रियम तक हम सारा डिस्कशन कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, एक और टर्म होता है कार्बन डेटिंग का। किसी को पता है कार्बन डेटिंग क्या रहता है? आपने टर्म सुना होगा कार्बन डेटिंग का। हाँ सर। हाँ, कार्बन डेटिंग किस काम में आता है? वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स का टाइम पीरियड कितना है वो ओके, गेस करने हिस्टोरिक, के लिए। वेरी गुड। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट या कोई भी पुराना ऑब्जेक्ट है उसका हमें टाइम पीरियड गेस करने के लिए आता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल पूछा गया तो आप समझो कि गड़बड़ है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है। न्यूमेरिकली कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है। तो कार्बन डेटिंग को भी हम कर ही लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी इस संडे के टेस्ट पे न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कर लेंगे। उस लेक्चर में आप थोड़ा पढ़ के भी आएंगे, जो भी कुछ सिखाया है, जो भी कुछ बताया वो पढ़ के आएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम इस थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग और कार्बन डेटिंग भी यूज करते हैं। ओके, देखिए रेडियो एक्टिव डेटिंग या कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है, क्या करना है हमें, वो देखते हैं। पहले टारगेट समझे कि एग्जैक्टली है क्या। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जो बहुत पुराना कोई भी सैंपल है उसका हम ये एज कैलकुलेट करने में काम करते हैं। ठीक है, मेथड कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं थोड़ा। इट इज यूज्ड, और दिस मेथड is used to determine the age of any ancient जियोलॉजिकल कोई भी मटेरियल रहेगा, सैंपल रहेगा, आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स भी सारे इससे करते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सैंपल्स, ओके। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट रहता है, ठीक है? इसमें मेन चीज़ हम काम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को टारगेट करते हैं। कैसे? सो इन दिस मेथड a radioactive element कौन सा है, C14 इज टारगेटेड। मतलब हमें पता है कि C12 एक होता है, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब 6C12 ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है? लेकिन जो इसका 6C14 वर्जन है, तो देखो N/P रेशियो काफी बढ़ गया। इसके लिए N/P रेशियो कितना रहेगा, 1, बट इसके लिए N/P रेशियो बढ़ गया, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है और डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी जो सैंपल होता है,
कोई भी जो सैंपल होता है उसमें से चेक करते हैं कि कार्बन कितना अवेलेबल है। ओके, तो आइडिया ये समझ आया कि हमें ये देखना है कि लेट से पहले कार्बन था कुछ और अभी कार्बन कितना बचेगा। ठीक, और C14 का हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, लेमडा क्या होता है, टी हाफ कितना होता है, ये सब करके रखा है और इसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें होता क्या है कि C14 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। C14 के बारे में क्या पता है कि इसका हाफ लाइफ कितना होता है, ये आपको याद रखना है। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है, गिवन हो जाता है, क्वेश्चन में दिए रहता है। सो इसका हाफ लाइफ टी हाफ ये होता है 5730 ईयर्स। देख रहे हैं, तो इसका हाफ लाइफ काफी ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि C12 और C14 में ये कितना होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम उस रेशियो के साथ इसको बात कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं लिख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेते हैं अलग से। ठीक है, और लेट्स से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हमारे। हाफ लाइफ ऑफ C14 ये होती है 5730 ईयर्स। और इन अ सैंपल, सपोज एक सैंपल से हमने 20 ग्राम कार्बन एक्सट्रैक्ट किया, तो 20 ग्राम कार्बन में C14 कितना रहता है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जज कर पाएंगे कि कितना C14 रहता है। सो C14 is found C14 is found like one amount in C4 is found one atom in each 8.3 into 10 to the power 11 C12 atoms. 11 atoms of C12. ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कार्बन है उसमें इतना अमाउंट हमें देखने को मिलता है C14। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C14 को निकालते हैं कि C14 कितना है और उसके बेसिस पे हम बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ कि कार्बन डेटिंग कैसे काम करता है, समझे। सपोज हमने एक सैंपल लिया 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम का मोल निकाला हमने, डिवाइड बाई 12 किया और देखा कि इसमें कार्बन कितना है। सो नंबर ऑफ एटम कार्बन लेते हैं 10 टू द पावर 25। ठीक, हमें पता है कि ईच इतने कार्बन एटम में एक C14 रहता है। दिस डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 10 टू द पावर 11। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, इतने C14 रहेंगे। तो C14 एटम पता चल गया सबको कि यार 20 ग्राम में C14 कितना रहना चाहिए था। ये आइडिया समझ में आया, तो वैल्यू वाइज लेके करते हैं। सपोज C14 रहना चाहिए था 50, लेकिन जब हमने सैंपल में चेक किया C14 को तब था वो कितना, लेट्स से अभी के लिए ले लेते हैं, वो था 12.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होना चाहिए था उसे 50, मैथमेटिकली हमें पता है कि कितना होता है रेशियो। ठीक, लेकिन C12 खत्म होगा क्या, नहीं, C12 मेंटेन रहेगा। क्या बदल गया है, C14 का रेशियो बदल गया है। कितना बचा है वो 12.5। इसका मतलब ये जो सैंपल है वो कितना पुराना हो चुका है, 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। समझ आया सबको, हाँ सर। कार्बन डेटिंग समझ आया कि हमें पता है कि इतने सैंपल में इतना होना चाहिए था C14, लेकिन नहीं है। नहीं है मतलब क्या हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है।
और डिसइंटीग्रेट हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ये मैंने सिंपल दिया हाफ लाइफ, हर बार हाफ लाइफ नहीं आएगा। सपोज 50 ग्राम होना चाहिए था, 50 ग्राम नहीं, लेट्स से 50 एटम होने चाहिए थे और बचे कितने, लेट्स से 8 एटम बचे हैं। तो इसका मतलब हम तुरंत लगा सकते हैं 8 इज इक्वल टू 50 ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। समझ आया? और टी निकाल लेंगे वहां से ln लेके, ये हो जाएगा 8/50। सिखाया है ना वेव में इस तरीके से सॉल्व करना। हाँ ओके सर। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना, ये अपन नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे वैल्यूज करना है। लेकिन कार्बन डेटिंग का एसेंस समझ आया कि एग्जैक्टली किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो एक एक एग्जांपल मैं इसी का दे देता हूँ, बाकी सारे एग्जांपल अपन कर ही लेंगे, इस पे ज्यादा एग्जांपल रहेगा नहीं। तो एक सिंपल वे पे हम एक सीख लेते हैं। सपोज लेट्स से क्या कर लेते हैं, 1 ग्राम से कर लेते हैं। अच्छा, सो फाइंड नंबर ऑफ C14 available, not available, find the number of C14 possible in 60 gram C12 sample और 60 ग्राम नॉर्मल कार्बन सैंपल। ओके, क्वेश्चन समझ आया? देन फाइंड decay constant of this C14। ओके, decay constant एंड एक्टिविटी दोनों ही चीजें फाइंड कर सकते हैं। देन आल्सो फाइंड दिस। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको गिवन रहेगी। क्या चीज गिवन रहती है जो आपको याद भी रहनी चाहिए? गिवन रहेगा टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ कितना है ऑफ C14? 5730। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता है कि 60 ग्राम कार्बन सैंपल है, तो हमें निकालना है कि उसमें C14 होगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ C12 एटम। तो कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ C12 एटम्स? 60/12। यस, मतलब मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास से। सो मोल्स हो जाएगा मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये अपना हो गया 60/12 इंटू 6.023 इंटू, ठीक है, ये हुआ। तो ये होगा कितने C12 एटम्स। अब हमें कितने चाहिए नंबर ऑफ C14 एटम्स। तो बताएं, आपको याद रखना पड़ेगा ये कितने C14 एटम्स हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही है 5 इंटू जस्ट 6.023। हाँ, बताए C14 एटम क्या होता है? number of C12 atoms हाँ, on 0.3 into 10 to the power 11। एग्जैक्ट, ओके गुड। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। ओके, तो ये एक रफ फिगर है जस्ट। सो 30.115 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने नंबर ऑफ C12 एटम्स है, और इतने 8.3 इंटू 10 टू द पावर 11 इतने C एटम्स में जाके एक C12 एटम मिलता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या हमें, नंबर ऑफ C12 एटम्स, C14 एटम्स कितने हैं। तो C14 एटम में तो किसी को कोई टेंशन नहीं रहेगी। डीके कांस्टेंट बताएं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
डीके कांस्टेंट ln2 upon t। हाँ जस्ट सो लेमडा ऑफ अगर C14 मुझे चाहिए तो डायरेक्टली हो गया ये ln2 बाई टी हाफ ऑफ C14। तो सॉल्व कर देंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज कॉम्प्लेक्स जाता है। अच्छा, अगर नहीं गिवन है तो ये वैल्यू यूज करनी है, अगर गिवन है तो कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 5500 भी दे देता है, ठीक है, तो तब नहीं आप 57 यूज करने लग जाना। ओके, तो इस तरीके से लेमडा भी कर सकते हैं। एक्टिविटी हर टाइम पे अलग अलग होगी, तो इनिशियल एक्टिविटी अगर देखें तो क्या है भाई एक्टिविटी का फॉर्मूला, इनिशियल एक्टिविटी मतलब ए नॉट, तो वो क्या हो जाएगा लेमडा इनटू एन नॉट। तो इसका मतलब ये मैं समझाना चाह रहा था कि लेमडा तो हमें पता ही चल गया, लेमडा ऑफ C14, ये एन नॉट क्या है इनिशियल एटम, तो बेसिकली ये जो नंबर है यही क्या है हमारा एन नॉट ऑफ C14 बनेगा। आइडिया समझ आया सबको? कि इनिशियल एक्टिविटी कैसे रहेगा, क्लियर? तो अभी सिचुएशन ये है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि मुझे पता है कि इसकी एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए थी, ठीक। अब क्या करते हैं, सपोज मैंने एक सैंपल लिया, ठीक, उस सैंपल में लेट से 10 है C14, 10 एटम्स है C14, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद कुछ कम बचेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता ना कि हम ऐसा बहुत दिन तक वेट करेंगे, आप समझ रहे हो, बहुत दिन तक तो वेट कर नहीं सकते। सपोज हमने 1 डे वेट किया, तो हमें देखना है कि एक दिन में कितने मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ गया। ये 10 नहीं होंगे, मतलब 10 टू द पावर में बहुत रहते हैं, सो लेट्स से 10 टू द पावर में 15 है ये, ठीक है। तो अगर 10 टू द पावर 15 है तो नेक्स्ट डे कितना कम हो गए हैं, लेट्स से 5 इंटू 10 टू द पावर 15 था, ठीक है, और अभी बचे हैं 4.98 इंटू 10 टू द पावर 15, इतने बचे हुए हैं, ठीक। तो ये जो टाइम कंज्यूम्ड है ये क्या यूज हुआ है, बहुत ही कम यूज हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्टिविटी से कर लेते हैं, क्या dn बाई dt, कितना मॉलिक्यूल चेंज हुआ अपॉन वो जो छोटा सा टाइम लगा हुआ है, बहुत ही कम टाइम लगा हुआ है, क्लियर। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा इंटू एन से, क्लियर। तो लेमडा हमें पता है, एन को हम कौन सा ले लें, यही वाला एन ले लें, क्यों, क्योंकि टाइम जो कंज्यूम्ड है वो क्या हुआ है, बहुत ही कम यूज हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल सॉल्विंग हम क्या करते हैं, जो रियल में क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो रियल में हम dn बाई dt अलग से नहीं निकालते हैं, सिर्फ हम कैसे निकाल लेते हैं, इसका लेमडा इनटू ये n, ये आ जाती है कि उस टाइम एक्टिविटी कितनी बची है, ठीक। तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं होती 1 डे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक्टिविटी इसकी चाहिए dn बाई dt, तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो हो जाएगा जस्ट लेमडा इनटू एन, कि इस इंस्टेंट पे इतने मॉलिक्यूल्स है तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी। अब मुझे इसकी इनिशियल वाली एक्टिविटी पता थी ना, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियल एक्टिविटी पता थी, अभी इस समय लेमडा इनटू एन है, तो फिर इसका मतलब कितना टाइम लगा होगा t e टू द पावर माइनस टी। तो हम इस तरीके से एक्टिविटी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, तो इधर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन को हम एक्टिविटी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। डन। अच्छा, ये बताओ ये कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन या अगर लेट्स से लिविंग बीइंग है कि वो कितना टाइम तक अलाइव रहा, मतलब अगर नॉन लिविंग आइटम है, नॉन लिविंग आइटम है तो ठीक है, C14 जितना था बाद में कितना बचेगा वो चीज डिफरेंस आ गया,
लेकिन लिविंग बीइंग की एक प्रॉब्लम क्या है कि वो कार्बन क्रिएट करते रहते हैं ना कार्बन साइकिल, तो उनमें क्या होता है C14 कैसा रहता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब कार्बन डेटिंग से हम क्या नहीं फाइंड कर सकते कि वो कितना लाइफ तक अलाइव था। कार्बन डेटिंग से हम क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं कि वो अलाइव कब था। हम ये देख सकते हैं कि डेड हुए उसको कितना टाइम हो गया। समझ आया? लिमिटेशन ऑफ कार्बन डेटिंग समझ आया प्रॉब्लम? अगर अलाइव रहेगा तो C14 सपोज कम हो रहा है तो वापस से बॉडी में फिर से बन रहा है ना, तो क्या रहता है अलाइव टाइम पे C14 कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये लिमिटेशन है कार्बन डेटिंग की कि उससे आप टाइम निकाल सकते हो कि आफ्टर डेड वो कितना टाइम है, लेकिन किस टाइम कितनी टाइम तक अलाइव था ये नहीं बता सकते। ठीक है, चलो तो यार ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और जो भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है ये काफ़ी है इसमें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बार सारा कुछ आप लोग रिवाइज करके आएंगे तो फिर क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छे से रिलेटेबल लगेंगे और अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। किसी का कोई डाउट पर्टिकुलर बताएं? सर मतलब टेस्ट कल है या नेक्स्ट वीकेंड पर है? नहीं ईच वीक रहेगा ना। नहीं सर, वो टाइम टेबल पोस्ट किया है उसमें 20 डेट दी है। ओके जस्ट मिनट, एक बार मैं देखता हूँ। हाँ मैं इन्फॉर्म करता हूँ ग्रुप पे। ओके हाँ सर। या ओके, और कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय या Bye. बाय। बाय साहब।